नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। और आज हम बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स फीमेल एग्जाम जो हुए थे 10 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। आज सभी एग्जाम्स का एनालिसिस करेंगे, आंसर की में कौन कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगानी है वो सारी बात करेंगे। चाहे आपका एग्जाम 10 तारीख को हुआ हो या 11 तारीख को या 13 तारीख को, सभी एग्जाम्स को सभी शिफ्ट की आज आंसर की जो आई हुई है उनके ऑब्जेक्शन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्लास शुरुआत करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 10 जुलाई 2021 को जो DSSB PGT फीमेल का एग्जाम दिया था, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उन कैंडिडेट्स में जो इनमें आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 3029 कैंडिडेट्स ने पेपर में अपीयर हुए थे और उनमें से 332 कैंडिडेट्स वो हैं जिन्होंने 40% या 40% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं जो क्वालिफाई राउंड में चले गए हैं। तो अभी मैं एक्चुअली क्या है कि DSSB TGT वाले फीमेल वाले पेपर पे आंसर की पे एनालिसिस कर रहा था, लगातार 2 दिन से उसी पे लगा हुआ हूँ। और ये जो हालांकि ये जो PGT के जो रिज़ल्ट की बातें हैं कल शाम को ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, लेकिन TGT फीमेल के एग्ज़ाम्स के चक्कर में बिजी था तो उस काम को बीच में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए इस पर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। हालांकि अभी इन्फॉर्मेशन सभी जगह फैल चुकी है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप DSSB की वेबसाइट delhi.government.in पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ हम लोग बात करेंगे DSSB TGT फीमेल एग्जाम की आंसर की ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम किसी भी दिन एग्जाम दी हो, किसी भी शिफ्ट में दी हो, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनका एग्जाम 10 तारीख 3rd शिफ्ट को हुआ था और 13 तारीख 2nd शिफ्ट को हुआ था, उनके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपका एग्जाम 10 तारीख 3rd शिफ्ट को हुआ तो ये वाला वीडियो देख लेना, इनमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगानी है, ठीक है। सबसे पहले यही वीडियो बनाया था। उसके बाद जिनका एग्जाम 13 तारीख 2nd शिफ्ट को हुआ था उनका भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो ये दोनों वीडियोज आप देख लेना। जिनका एग्जाम 10 तारीख 3rd शिफ्ट और 13 तारीख 2nd शिफ्ट को हुआ था। और अब बात करते हैं उन एग्जाम्स की जो 10 तारीख 2nd शिफ्ट को हुए थे, 11 तारीख 3rd शिफ्ट को और 13 तारीख 1st शिफ्ट को। बचे हुए जो पेपर थे फीमेल के, आज उन्हीं के आंसर की ऑब्जेक्शन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिया करो। आप लोग देखिए, इतनी मेहनत से लगातार मैं 2-3 दिनों से आपके साथ इस पेपर को एनालिसिस कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है ना, दिन रात लगाना पड़ता है तब जाके एनालिसिस होता है। तो लाइक जरूर किया करो, आप मेहनत बहुत लगती है, ठीक है। और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए इसी प्रकार वीडियोज आते रहेंगे। और सही बताएं तो 2 सितंबर को जो मेल एग्जाम हुआ था उस दिन से लेकर आज तक लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, नॉन स्टॉप आपके साथ काम कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, बहुत बातें हो चुकी, अब काम की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर 10 तारीख 2nd शिफ्ट का, ठीक है। वीडियो को देखिए लगातार शुरू से एंड तक पूरा देखिए, कहीं कुछ स्किप मत करना, मिस मत करना। फिर आप कहोगे सर हमारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा, हमारी 13 तारीख को हुआ था, 11 तारीख को हुआ था, हमारे कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है। तो शुरू से एंड तक पूरा देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए। हालांकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटे सी वीडियो में सारी बातें कवर कर दूंगा। तो पहले हम बात करते हैं 10 तारीख 2nd शिफ्ट का, उसके बाद 11 तारीख और फिर 13 तारीख 1st शिफ्ट का लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो 10 तारीख को 2nd शिफ्ट का पेपर हुआ है ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और देखिए, इसके प्रूफ अगर आपको किसी बुक में मिल जाते हैं, वैसे तो मिलना मुश्किल ही है, अगर नहीं मिलते हैं तो आप टाइप करके या अपने हैंड रिटन से साफ साफ लिख कर भी वो PDF फाइल अटैच कर सकते हैं। प्रूफ अच्छे तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, टाइप करना है। और दूसरा, ऑब्जेक्शन लगाने के लिए जो लिंक है, ऑब्जेक्शन का लिंक, वो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप लिंक पे क्लिक करके अपना ID वगैरह पासवर्ड डाल के वहां से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और जो 10 तारीख 3rd शिफ्ट का, 13 तारीख 2nd शिफ्ट के जो वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए, उनके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाकर आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ऑब्जेक्शन से याद आ रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स के मुझे फोन आए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आए कि सर मेरा एग्जाम तो 11 तारीख को हुआ था, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्शन लगाने जाती हूँ तो वहां पर
13 तारीख लिखी हुई आती है, और किसी का ये आ रहा है कि सर मैंने 10 तारीख को एग्जाम दिया था और ऑब्जेक्शन लगाने के लिए वहां लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहां पे 13 तारीख लिखी आती है, यानी कि उल्टा पुल्टा हो रहा है। 10 तारीख वाले को 13, 13 वाले को 11, 11 वाले को 10, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट पर ईमेल करना होगा विद स्क्रीनशॉट कि देखिए मेरा, और एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, उससे प्रूफ हो जाएगा कि आपने इस तारीख को एग्जाम दिया था, इस शिफ्ट को दिया था, और आंसर की ऑब्जेक्शन जब लगाते हैं तो ये तारीख लिखी हुई आती है, तो वहां पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हालांकि ये सुनने में तो आ रहा है किसी किसी के साथ हो रहा है, ये मुझे तो पक्का पता नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है उसी के ऊपर मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी ईमेल लगा सकता है, ठीक है। यही इसका सॉल्यूशन, और तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर पहला 10 तारीख सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इलिप्स विद स्मॉल एक्सिस इज 2 एंड लार्ज एक्सिस इज 4। तो इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है 8 पाई, जो कि गलत है। चारों के चार ऑप्शन गलत है। तो जब इसका ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो नेचर ऑफ क्वेश्चन जब पूछता है तो आपसे जो भी डिटेल पूछी जाती है वहां पर आपको लिखना है ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसने स्मॉल एक्सिस का जिक्र किया है ना, तो स्मॉल एक्सिस को कहते हैं माइनर एक्सिस, सीधी सी बात है, ठीक है। और जो इसने लार्जर एक्सिस को कहा है, लार्जर एक्सिस, इसका मतलब होता है मेजर एक्सिस, क्लियर बात है, ठीक है। और माइनर एक्सिस को 2b से लिखते हैं और मेजर एक्सिस को 2a से लिखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर पूछी गई है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इलिप्स। तो जो इलिप्स होती है हमारी इस प्रकार से, तो इसमें ये वाली जो एक्सिस होती है हमारी मेजर एक्सिस होती है 2a, और ये स्मॉलर एक्सिस होती है यानी कि माइनर एक्सिस होती है 2b, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। ये डायरेक्ट शॉर्टकट रिजल्ट होता है, मैंने आपको बहुत से वीडियो में लेक्चर में बताया भी है। जब किसी इलिप्स का एरिया निकालते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई ए बी। अब ए कहां से निकालेंगे, यहां से, तो 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, लार्जर एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस आपको 4 दी हुई है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। माइनर एक्सिस यानी कि स्मॉलर एक्सिस आपको कितनी दी हुई है, आपको दी हुई है यहां पर 2, तो 2b की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो b की वैल्यू 1 आएगी, a की वैल्यू 2 आएगी। यहां इस फॉर्मूले में पुट करना है पाई, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 पाई, ठीक है। तो इस हिसाब से देखें तो सारे के चारों ऑप्शन गलत है। प्रूफ के लिए आप इसका प्रूफ लिख कर लगा सकते हैं। अगर किसी बुक पे प्रूफ आपको शायद मुश्किल ही मिलेगा, नहीं मिलता है तो आप ये रिटर्न करके टाइप करके अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं, और एक बार बता देता हूं 10 तारीख के सेकंड शिफ्ट में मुझे 10 तारीख के सेकंड शिफ्ट में मुझे 7 क्वेश्चन ऐसे मिले जिन पर ऑब्जेक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और भी रह सकते हैं क्योंकि मैंने पेपर तो अच्छे से तरीके से पढ़ा है, लेकिन फिर भी नजर से रह जाता है क्योंकि टाइम कम है ना। तो अभी देखिए मैंने पिछले 2 दिनों में 5 पेपर का एनालिसिस किया है। फीमेल के 5 पेपर हुए हैं, देखा आपको डिफरेंट शिफ्ट डिफरेंट डे को हुए, तो पूरे 5 पेपर का एनालिसिस किया, बहुत मेहनत की है। और समय कम है क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको देना था। 24 तारीख और 25 तारीख 2 ही दिन बचे हैं, है ना। तो इतने कम समय में पेपर को बार पढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। तो फिर भी कोई एक आधा क्वेश्चन मेरी नजर से रह सकता है। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन में, ज्यादा आंसर की में गलतियां तो नहीं है। मेल वाला पेपर जो हुआ था 4 सितंबर को, उसमें गलतियां बहुत थी, लगभग 50 क्वेश्चन गलत थे। और इन फीमेल वाले में गलतियां तो है लेकिन बहुत कम गलतियां है ना। तो जब गलतियां कम होती है तो उनको ढूंढने में समय बहुत ज्यादा लगता है, दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है ना। और गलतियां ज्यादा होती है तो तुरंत नजर में आने लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ये भी 10 तारीख सेकंड शिफ्ट का है। इफ a एंड b आर एनी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स देन, अब ये 4 ऑप्शन है, मैं तो चारों ऑप्शंस की बात करूंगा। पहले तो मुझे एक क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन अधूरा है। देखिए कैसे अधूरा है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। इस बात को कि ये क्वेश्चन गलत कैसे है, अधूरा कैसे है। देखिए एक बात बताइए, इन्होंने लिखा है कि ए और बी 2 पॉजिटिव रियल नंबर है। ए और बी 2 कैसे नंबर है, पॉजिटिव है और रियल है, ये बताया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और साथ में एक नंबर n का, यहां हर ऑप्शन में n के जिक्र कर रहा है। n इज इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज एन इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे बताइए n एक इंटीजर है, n चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या कोई भी नॉर्मल इंटीजर हो, है ना। इंटीजर कह दिया मैंने तो उसमें पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, जीरो भी आ गया। तो जब इसने हर ऑप्शन के अंदर ये लिखा हुआ है, ए ऑप्शन में लिखा है n ए ग्रेटर देन बी,
ठीक है। बी ऑप्शन में इसने लिखा है एन ए ग्रेटर देन बी, जब एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें सिर्फ इंटीजर लिखा हुआ है। सी ऑप्शन में इसने लिखा है एन ए लेस देन बी, इसमें एक इंटीजर लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन में इसने लिखा है एन ए लेस देन बी और इसमें पॉजिटिव इंटीजर बताया। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप यहां पर रिलेशन बता रहे हो एन ए ग्रेटर देन बी, है ना, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, ये रिलेशन ही होते हैं। एन ए ग्रेटर देन बी, एन ए लेस देन बी, एन ए लेस देन बी पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे एक बात बताइए, जब तक आप हमें ये नहीं बताओगे, जब तक गिवन क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाएगा कि ये ए और बी है, इनमें क्या रिलेशन है, तब तक इन चारों ऑप्शन के ऊपर कार्रवाई करना, चारों ऑप्शन को जज करना बड़ा बेवकूफी वाला काम है। हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। मैं प्रूव करके दिखाता हूं इस बात को। देखिए, आपने कहा ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ए और बी दो पॉजिटिव है, तो ए छोटा हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है, या फिर बी छोटा हो सकता है, ए बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो ये वाली बात भी हो सकती है और ये वाली बात भी हो सकती है, ठीक है। और पॉजिटिव रियल नंबर कहा है तो ए और बी दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर। तो जब तक ये रिलेशन नहीं पता ए और बी में, हम लोग ये वाले रिलेशन नहीं पता लगा सकते। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए मैं ए की वैल्यू ले लेता हूं 3 और बी की वैल्यू ले लेता हूं 5, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने ले ली 3 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 5, और मैं थोड़ी देर के लिए एन की वैल्यू ले लेता हूं, एन की वैल्यू मैंने ले ली 1 थोड़ी देर के लिए। तो अब एन इंटू ए करता हूं, देखिए एन ए, तो एन इंटू ए करूंगा तो 3 गुना 1 3 हो गए, और ग्रेटर देन 5, 3 ग्रेटर देन 5। क्या 3 ग्रेटर देन 5 हो सकता है? अगर इस हिसाब से अगर हमने ए और बी की वैल्यू ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एन की वैल्यू 1 मान लेते हैं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 1, तो एन ए कितना आएगा 3। क्या 3 ग्रेटर देन 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से चले तो देखिए अब ये वाला ऑप्शन भी यहां पर फेल हो गया, क्योंकि मैंने इंटीजर लिया है और एन और ए के मैं ये बात बताने जा रहा हूं, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन फेल हो गया। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये भी फेल हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन सारे फेल हो रहे हैं। और इसकी बात करें तो अब देखिए एन ए लेस देन बी है, तो एन ए लेस देन बी ये वाली बात, क्या एन ए लेस देन, क्या 3 लेस देन 5 है, ये तो हो सकता है, और 3 लेस देन 5 ये भी हो सकता है। मतलब सी ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है। अगर ए और ए की वैल्यू 3 ले, बी की वैल्यू 5 ले, एन की वैल्यू 1 ले, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए उल्टा कर दूं, ए की वैल्यू 5 ले लूं, बी की वैल्यू 3 ले लूं, अब देखिए 5 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, क्योंकि एन ए कितना आएगा 5। तो इस हिसाब से ये भी ठीक है आपका और ये भी ठीक है आपका, और फिर ये दो गलत हो गए। तो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में जब तक आपको ए और बी का रिलेशन नहीं बताया जाएगा कि ए ग्रेटर देन है, ए लेस देन है बी से, या ए ग्रेटर देन है बी से, तब तक आप चार ऑप्शन में आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में कुछ अधूरा है, ए और बी का रिलेशन नहीं बताया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लगा देना है कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर आया। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहां पर सी ऑप्शन में अगर हम बात करें और अगर मैं ये कहूं कि चारों ऑप्शन गलत है, तो ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि सी ऑप्शन की बात करें तो e की पावर x साथ में लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर e की पावर x लगा हुआ है, e की पावर x नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम जानते हैं, आपको सिखाया हुआ है मैंने। देखिए क्या इक्वेशन दी हुई है, आपको इक्वेशन दी हुई है dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल बनाते हैं। कैसे? dy बाई dx इज इक्वल टू y को उठा के इधर ले आएंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल कैसी होती है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां पर p और y ये क्या होते हैं, सॉरी p और q होते हैं फंक्शन ऑफ x होते हैं। p भी फंक्शन ऑफ x होता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, और q भी फंक्शन ऑफ x होता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब p और q कैसे होते हैं, या तो फंक्शन ऑफ x होंगे, x की टर्म्स में होंगे, या फिर कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहां से कंपेयर करें तो यहां पर y का मल्टीपल में क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है 1, और कंपेयर करें तो q की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सॉल्यूशन क्या, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है जी। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो e की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो e की पावर x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e की पावर x। याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका e की पावर x। अब मैं सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं, ठीक है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होता है, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, जो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब y तो y रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपने निकाला e की पावर x, ठीक है जी। इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर x, ठीक है, और dx। अब हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है और यहां से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन से मतलब क्या है, हमें y की टर्म में एक्सप्रेशन निकालनी है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि dy बाई dx है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या y, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए अब हमें इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं यही करा देता हूं, क्यों आगे बढ़ते हैं ज्यादा, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है y इंटू ई की पावर x, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आइलेट के रूल के हिसाब से चले, आइलेट रूल के हिसाब से चले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो अलजेब्राइक पहले आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, इसको सेकंड का नाम देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन पार्ट्स में ऐसे होता है, ठीक है जी, इज इक्वल टू। तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले इंटीग्रेशन का, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट कौन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करते हैं वो होता है e की पावर x। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड में y इंटू ई की पावर x, एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, तो दो तो कांस्टेंट है, तो -2 को बाहर निकाल लेते हैं और बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन -2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, अब हमें इंटीग्रेशन इसका करना है, तो ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड, फिर से लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है, इनटू इंटीग्रेटिंग यहाँ सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स dx, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर मैंने इंटीग्रेशन किया था तो प्लस में कांस्टेंट भी लगा था, तो आप उसको नाम C1 दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहां पर फिर से इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो मैंने इसको नाम दे दिया मैंने C2, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। अब ये हमारे पास क्या बनेगा 2x ई की पावर x, तो बाहर आ गया, ठीक है, माइनस माइनस टकराकर प्लस, बड़ा ब्रैकेट है, देखो यहां पर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +2 ई की पावर x, ठीक है जी, क्योंकि ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x हो गया, ठीक है जी। और प्लस में आप इसको यहाँ पर कुछ भी, इसको इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे C1 C2 जो भी आया आपका, तो C1 + C2 जो आया तो उसको नाम दे दिया हमने C। यहाँ पे कांस्टेंट कोई मैटर नहीं करता, आप ओवरऑल C1 C2 ऐड करके लास्ट में इकट्ठा C लिख दो या एक C3 और लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या आएगा y इंटू ई की पावर x। अब एक बार नोटिस कीजिए यहाँ पर e की पावर x कॉमन आ रहा है सारे में से, है ना, तो e की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो y इंटू ई की पावर x, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 2, बाहर क्या है e की पावर x और प्लस में c। एक बात बताइए, मुझे तो सॉल्यूशन में y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे तो y के साथ e की पावर x भी है, और इसमें गलती इन्होंने यही की है। देखिए आप स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इन्होंने थर्ड ऑप्शन के अंदर e की पावर x साथ में चिपकाया हुआ है, ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां से e की पावर x में डिवाइड करने वाला हूं थ्रू आउट, तो यहां से डिवाइड करूंगा तो e की पावर x लेफ्ट साइड को e की पावर x से डिवाइड किया
तो राइट साइड को भी e की पावर x से डिवाइड किया तो यहां पर आएगा e की पावर माइनस x ऊपर आ जाएगा, तो ये आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में आएगा? इन टर्म्स ऑफ y आएगा। तो हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे चारों के चारों ऑप्शन गलत है। इन्होंने सी ऑप्शन में e की पावर x यहां चिपकाया हुआ है। क्यों? अब इन्होंने सॉल्यूशन किस तरीके से बनाया? इन्होंने सॉल्यूशन ये बनाया कि y इज इक्वल टू e की पावर x इज इक्वल टू, जबकि ये तो गलत है, सॉल्यूशन तो y की फॉर्म में होता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ये क्वेश्चन दे देता और आपसे कहता भाई बताओ y इंटू e की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, तब तो एक ऑप्शन ठीक था। लेकिन उन्होंने तो सीधा सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू पूछी है, तो e की पावर x यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सारे चारों के चारों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। एफ इज ए कर्व, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एफ। एफ एक कर्व बता रहा है, एरिया ऑफ एफ निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन ही गिवन नहीं है, फंक्शन गिवन नहीं है और किस इंटरवल में आपको निकालना है एरिया ये भी नहीं दिया हुआ, तो इसमें ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर जब तक आपको एफ की वैल्यू नहीं देगा, किस इंटरवल में है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, तब तक हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सेकंड में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, जब क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, 1 2 3 ठीक है 4 बता दिए, 5 6 7, तो मैं टोटल 7 बताने वाला हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। V इज ए वेक्टर फील्ड डिफाइंड ऑन एन ओपन सेट S एंड F इज ए रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन S, देन विल दिस फील्ड बी कॉल्ड ग्रेडियंट फील्ड। कौन सा फील्ड ग्रेडियंट फील्ड कराएगा? देखिए इसमें ऑप्शन, अगर पहले ऑप्शन पे नजर डाले V इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ F, और ऑप्शन नंबर 4 पे डाले, इन्होंने 4 को टिक किया हुआ है, V इज इक्वल टू डेल F। तो एक बात नोटिस कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों एक ही बात होती है। अगर आप ये लिख रहे हो कि V इज इक्वल टू डेल F और V इज इक्वल टू ग्रेडियंट F, तो दोनों एक ही बात होती है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन में दोनों के दोनों ऑप्शन ही एक ही बात है, सेम ऑप्शन है दोनों के दोनों। तो V इज इक्वल टू आपने लिखा डेल F और आपने V इज इक्वल टू लिखा ग्रेडियंट ऑफ F, तो ये दोनों के मतलब एक ही बात होती है, क्योंकि ग्रेडियंट जो होता है उसको डेल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल से डिनोट करते हैं। तो ये एक ही तो बात हो गई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ आर करेक्ट। 2 ऑप्शन हो गए, इसके 2 करेक्ट आंसर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। जिन्होंने मुझे ये पेपर भेजा है, उन जिस भी कैंडिडेट ने मुझे ये पेपर भेजा है, उसके वहां से मैंने इस पेपर को जब एनालिसिस किया तो मुझे सिर्फ आंसर में 4 ऑप्शन दिखाई दिए, मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। तो जिन जिन कैंडिडेट्स को, ऐसा मेल वाले पेपर में भी हुआ था, तो जिन जिन कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट या क्वेश्चन इज नॉट विजिबल, ये इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। और जिनको ये क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है भैया, तो अगर उनको लगता है वो सही है तो ऑब्जेक्शन ना लगाएं, क्योंकि मुझे जो पेपर मिला है मैं उसी के हिसाब से फीडबैक दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ऐसा ही है प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स को ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन दिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं फाइल अटैच करके। और जिनको दिख रहा है क्वेश्चन, तो वो अपने ऑप्शन करेक्ट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा डिटेल में कि ये क्वेश्चन सही है गलत। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, जिनको पूरा दिख रहा है, और जिनको पूरा नहीं दिख रहा है वो तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे। जिनको पूरा दिख रहा है वो मुझसे कंफर्म करा लेंगे कि ये वो सही है या गलत। अगर वो गलत है तो आप लगा सकते हैं, सही है तो आप उनको छोड़ देना। ठीक है, तो ये तो बात हुई 10 तारीख का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर की एनालिसिस आंसर की, कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगानी है। तो 10 तारीख वाली में 7 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताइए। आगे बढ़ते हैं, 11 सितंबर को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसमें कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगानी है ये आपको मैं बताता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जिन पर ऑब्जेक्शन आपको लगानी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया, देखिए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दिया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है, तभी तो आ रहा है। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता तो ये ओड फंक्शन होता, तो ये इवन फंक्शन है, ये बात तो क्लियर हो गई। देन फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, देन f ऑफ एक्स इज ब्लैंक, ब्लैंक लिखा हुआ है, खाली स्थान भरना है।
चार ऑप्शन में आपको इवन भी दिख रहा है, ओड भी दिख रहा है, इरेशनल और रैशनल। तो पहली बात तो हमें क्लियर है कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो भैया वो देखते ही पता चल जाता है कि इवन होता है। अब खालिस्तान में इवन आएगा, ऑप्शन में इसने टिक इवन भी कर रखा है, सही कर रखा है टिक, लेकिन हम ऑब्जेक्शन ये लगाएंगे कि इसने ब्लैंक के साथ जो ब्लैंक में भरा जाएगा वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? इवन। ब्लैंक के बाहर इसने इवन लिख दिया तो क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ है ना। तो क्वेश्चन के अंदर ही जब आप आंसर दे रहे हो फिर वही ऑप्शन में आप दे रहे हो तो इस खालिस्तान में इवन आएगा, और इसने खालिस्तान के बाहर इवन लिखा हुआ है तो मतलब क्वेश्चन में आंसर छपा हुआ है और ऑप्शन में आप पूछ रहे हो तो क्वेश्चन ही गलत है ना। और इसने एक बात और लिखी है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये बात तो सही है। कैसे? क्योंकि हमें पता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो वो इवन फंक्शन होता है। अब इवन फंक्शन होता है तो इसका मतलब है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन होता है। तो इसका मतलब एफ एक्स को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आने वाला है। अब ये फंक्शन है, एफ एक्स को हमें पता है एफ एक्स को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एफ एक्स इक्वल टू वाई तो होता है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये पैराबोला बन गया, ठीक है। और कौन सा पैराबोला बना? अपवार्ड पैराबोला, इस प्रकार से। अब ये इस प्रकार का पैराबोला जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इधर से भी देखो इधर से भी सिमेट्रिक होता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, इवन ब्लैंक के बाहर लिखा हुआ है। क्वेश्चन के हम कहेंगे क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हम ये कह सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्शन इस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखिए मजेदार बात तो अभी आई है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। एफ इज ए फंक्शन डी टू आर, मतलब डोमेन को डी से लिख रहा है और रेंज यानी कि को डोमेन को आर से लिख रहा है, ठीक है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, चार ऑप्शन में करेक्ट चूज करना है। चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़े तो इसमें ये पहले ऑप्शन जो इसने टिक लगा रखा है उसको पढ़ता है। डी ऑप्शन में क्या लिखा है? आइदर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट एट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड एफ इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो सबसे पहले एक मुझे बताओ, जब भी आप किसी फंक्शन को ये चेक करते हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा किसी इंटरवल में, या वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, या कंटिन्यूस भी है ऑप्शन ए के अंदर, तो किसी भी फंक्शन को आपको ये चेक करना हो कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, डिफरेंशियल है या नहीं, तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो फंक्शन गिवन होना चाहिए और वो इंटरवल गिवन होना चाहिए। तो फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं किया हुआ, फंक्शन तो दिया हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है? तो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। और ये इस प्रकार की समस्या जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किए थे, पेपर वाले दिन कंप्यूटर पे जब वो बैठे थे तो स्क्रीन पर भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट थे, क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे उनको, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो मुझे क्वेश्चन में मिला, पेपर मिला है, क्वेश्चन पेपर जो जिन्होंने मुझे दिया है उस कैंडिडेट्स को ये सिर्फ आंसर दिखाई पड़ रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकता है, ओनली आंसर है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओनली आंसर दिख रहे हैं, तो इन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये थे 11 तारीख थर्ड शिफ्ट में। बाकी क्वेश्चन पेपर मैंने पढ़ा है, लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर ठीक है, एक दो क्वेश्चन मेरी नजर से हो सकता है बच सकते हैं, अदरवाइज लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 13, अब हम बात करते हैं जो 11 तारीख को पेपर हुआ था, 13 तारीख को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन दिखाई पड़ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या कहा जा रहा है, एवरी मैट्रिक स्पेस इज, इसमें टिक लगाया हुआ है नॉर्म्ड स्पेस के ऊपर। चार ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, कंटिन्यूअस, कॉन्ग्रुएंट, नॉर्म्ड स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज इसने कहा है नॉर्म्ड स्पेस, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? टोपोलॉजिकल स्पेस। एवरी मैट्रिक स्पेस क्या होता है? टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। अब इसने लिखा है नॉर्म्ड स्पेस, ये गलत लिखा हुआ है। नॉर्म्ड स्पेस एक मैट्रिक स्पेस तो होता है, लेकिन एक मैट्रिक स्पेस नॉर्म्ड स्पेस नहीं होता, तो ये यहां इन्होंने गलती की हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया नॉर्म्ड स्पेस, जो कि गलत है। मैट्रिक स्पेस, नॉर्म्ड स्पेस मैट्रिक स्पेस तो होता है, लेकिन मैट्रिक स्पेस नॉर्म्ड स्पेस नहीं होता, कन्वर्स नहीं होता, ठीक है ना।
ये थ्योरम भी होती है कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस बट नॉट कन्वर्स, कन्वर्स नहीं होता। और मैट्रिक स्पेस कैसा होता है? टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। जो डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई टी डी टी विद 0 से टी 0 से x है। एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा है? ऐसा है, इन्होंने डिवाइड के लिए ये इस्तेमाल किया हुआ है हर पेपर के अंदर, डी टी, और टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से x तक जा रहा है। आप देखिए सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगानी है? 0 से x तक लगानी है, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, सॉरी 0 से x तक ही कर रहा है, तो यहाँ पे t आएगा क्योंकि 1/t है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा। अब 0 से x तक कह रहा है तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो log x माइनस log 0। तो log x कितना होता है? log x तो log x ही रहेगा, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है? log 0 की वैल्यू होती है -∞। तो यहाँ पर -∞ आएगा। तो इसके हिसाब से चले, अगर ये जिन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा है तो इस हिसाब से देखें तो आंसर ये आना चाहिए, जो गलत है। चारों के चारों ऑप्शन गलत है। अब या तो इस चारों के चारों ऑप्शन को गलत कहा जाए, या फिर इस क्वेश्चन को भी ठीक कर सकते हैं। हमें दो तरीके हमारे पर ऑब्जेक्शन लगाने के, या तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन गलत है, या फिर ये कह सकते हैं ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अगर ये वाला क्वेश्चन लेके चलें तब तो कहेंगे चारों के चारों ऑप्शन गलत है, और अगर ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माने तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? यहां 0 से x की जगह पर हमें लेना पड़ेगा 1 to x। क्या लेना पड़ेगा? 1 to x। और जैसे ही 1 to x लेते हैं, अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर आएगा log x माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आपका आंसर क्या आएगा? log x। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि नहीं हो गया? तो दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन को गलत बताओ या चार ऑप्शन गलत बताओ। तो ये थे आपके 13 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में मुझे 2 क्वेश्चन गलत पड़े हैं, हो सकता है 2 क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। तो अभी मैंने 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख सभी शिफ्ट के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करवा दी है, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 24 तारीख, 25 तारीख, ये 2 दिन है आपके पास, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन में गलतियां देखने को नहीं मिली है फीमेल वाले पेपर के अंदर, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन मेरे से नजर से रह भी गए हैं। तो अगर मिल जाते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख सभी दिनों के सभी शिफ्ट के पेपर हमने एनालिसिस कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस बेहद पसंद आई होगी। पिछले 1 महीने से लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर किया अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी टीचर बनना चाह रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके लिए भविष्य में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ के साथ आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन और बता देते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नितिन शर्मा मैथ्स हमारी एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको डिफरेंट एचटेट आने वाला एग्जाम अभी, तो एचटेट का कोर्स लॉन्च हो चुका है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी वाले कोर्स लॉन्च हो चुके हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है एलटी की वैकेंसीज आएंगी, यूपी टीजीटी की वैकेंसीज आएंगी, तो उसके लिए हमने कोर्स तैयार कर दिए। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में केवीएस एनवीएस की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और फिलहाल तो अभी एचटेट वाला पेपर आने वाला है पीजीटी का, तो जिन्होंने एचटेट का एग्जाम देना है तो तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि बाद में समय कम रहेगा, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक मुझे आपको पहुंचानी थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पिछले 1 महीने का सफ़र जो भी रहा है आपको अच्छा लगा होगा। हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट, हमारा पढ़ाई हुई मेहनत, जो मेहनत की है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।